विकास। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन करने वाले हैं, वो दो टॉपिक होगा। एक होगा सिंगल सिटीजनशिप और दूसरा होगा ओसीसी। ओसीसी का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जो विदेश से रहने वाले अगर कोई नागरिक है जो पहले इंडिया का नागरिक रह चुका है, उसके लिए इंडिया में रहने के लिए क्या प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे ओसीसी के तहत। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप है वो क्या है। ऐसे अपने इंडिया में जो पॉलिटी का जो सिस्टम चलता है वो चलता है, आप लोगों को पता है, फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटी है इंडिया में, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आखिरकार होता क्या है? ये फेडरल सिस्टम में अगर किसी भी देश में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पे अगर है, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अलग अलग लेवल पे किसी देश में है, इसका मतलब वहां पे चलता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, ये सेपरेशन ऑफ पावर किनके किनके बीच होगा? जो इसमें यूनिट जो लेवल होता है, जिस लेवल पे पावर ऑफ सेपरेशन होता है, वो यहाँ पे क्या है? सेंट्रल और स्टेट, सेंटर और स्टेट। अब देखिए, दो तरह का पावर सेपरेशन है इंडिया में, दो तरह के, दो लेवल पे पावर का सेपरेशन होता है, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। अब बात आती है सिटीजनशिप किस हिसाब का होगा। एक तो सिटीजनशिप होता है सेंटर का, एक सिटीजनशिप होता है स्टेट का। बात करें अगर इंडियन सिटीजनशिप का, तो इंडिया में जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इंडिया में जो सिटीजनशिप का प्रावधान है, वो प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का उससे लाभ मिलेगा। एकल नागरिकता का मतलब कि वो अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का निवासी है, इंडिया में रहने वाला हर एक नागरिक सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप है, सिटीजन है। स्टेट किसी भी एक स्पेशल स्टेट का नागरिक वो नहीं है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति यूपी में रह रहा है या बिहार में रह रहा है, तो उस व्यक्ति के पास जो सिटीजनशिप होगा वो सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होगा। वो ये नहीं कह सकता कि हम यूपी के सिटीजन हैं या हम बिहार के सिटीजन हैं, यानी कि उसके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होगा। जो सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है? सेंटर। इसके अगर विपरीत में देखा जाए, अपोजिट में देखा जाए, तो होता है यूएस से, जहाँ पे चलता है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी, ड्यूअल पॉलिटी का मतलब, ड्यूअल पॉलिटी तो अपने इंडिया में भी चलता है, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है ड्यूअल पॉलिटी। लेकिन यूएसए में जो ड्यूअल पॉलिटी चलता है, वो ड्यूअल पॉलिटी चलता है सेंटर स्टेट के बीच। और सेंटर स्टेट के बीच इतना जो ड्यूअल पॉलिटी है, इतना अधिक तरह से, इतना क्लियरली उनमें पावर सेपरेशन होता है कि सेंटर का जो अपना काम करने का जो तरीका है वो स्टेट से बिल्कुल अलग, और स्टेट का जो है वो सेंटर से बिल्कुल अलग। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे जो यूएसए में सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर यूएसए में रह रहा है, तो वो यूएसए का तो, अमेरिका का तो वो नागरिक होगा ही, लेकिन साथ में वो जिस राज्य में रह रहा है, जिस स्टेट में रह रहा है, उसके पास उस स्टेट का भी नागरिकता होगा। यानी कि यूएसए में रहने वाला हर एक व्यक्ति दो तरह के नागरिकता का लाभ लेता है। एक तो अपने उस देश का, अमेरिका का, जिस देश में वो रह रहा है, और साथ में वो जिस राज्य में रह रहा है, उस राज्य का उसके पास एक अलग अपना सिटीजनशिप होता है। अब देखिए, जो अपने इंडिया में जो सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, इस सिंगल सिटीजनशिप में होता क्या है कि इंडिया में रहने वाला, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, जितने सिटीजन हैं, सबके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप काम करता है। पहले तो कश्मीर में कुछ और था, 370 और 35 ए के तहत, लेकिन उसे अब हटा दिया गया है। वहाँ के भी जो नागरिक हैं अब सिंगल सिटीजनशिप के तहत आ गए हैं। तो वहाँ में जो पूरे देश में जो सिटीजन्स होते हैं वो सिंगल सिटीजनशिप रहेंगे, और उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए फंडामेंटल राइट्स हैं, सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो यहाँ वन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट काम करता है। वन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब कि इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास वही फंडामेंटल राइट्स होंगे जो उस देश में लगभग लगभग हर एक नागरिक के पास होता है। और यहाँ पे क्या है यूएसए में कि ड्यूअल सिटीजनशिप होने के नाते सेंटर का अपना अलग सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, सेट ऑफ राइट्स हैं, और स्टेट का अलग सेट ऑफ राइट्स हैं। यानी कि इस अमेरिका में रहने वाला हर एक व्यक्ति दो दो तरह के सेट्स ऑफ राइट्स का लाभ लेता है। एक तो उसे प्रोवाइड कराता है सेंटर, और दूसरा प्रोवाइड कराता है स्टेट। अब बात करते हैं कि
फेडरल सिस्टम अगर इंडिया था तो यूएसए के फेडरल सिस्टम के जैसा ही क्यों नहीं वो ड्यूअल सिस्टम अपनाया, क्यों सिंगल सिटीजनशिप अपनाया गया। तो ड्यूअल सिटीजनशिप न अपनाने के पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि आखिर कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती होगा, कोई ना कोई दिक्कत होगा। जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय लगभग हर देशों के मैक्सिमम देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे पढ़ा गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेने के बाद उसमें से अच्छी अच्छी बातें निचोड़ी गई। तो आखिर उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को ये कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि जो ड्यूअल सिटीजनशिप है वो अपने देश में रखने के लायक नहीं है, यानी कि उसे अपने योग्य नहीं समझा गया। आखिर इसके पीछे जो कारण है वो कारण क्या था कि मान के चलिए कि अगर अपने देश में ड्यूअल सिटीजनशिप ला दिया गया होता तो दिक्कत क्या होता। यहाँ पे जो यूएसए में होता क्या है कि अगर दो स्टेट हैं, एक मान के चलिए एक है एक्स एक है वाई, ये दोनों स्टेट अमेरिका के तहत हैं, अमेरिका राज्य में है, अमेरिका केंद्र में है, और एक्स और वाई इसके तहत दो राज्य हैं। दोनों का अलग अलग अपना फंडामेंटल अलग अलग राइट्स हैं, अलग अलग इसमें रहने वाले सिटीजन के पास, यहाँ पे रहने वाले सिटीजन के पास दो नागरिकता है, एक अमेरिका का और एक एक्स स्टेट का। इस वाई के तहत रहने वाले सिटीजन के पास दो तरह का सिटीजनशिप है, एक अमेरिका का और एक वाई स्टेट का। अब जो एक्स है, जो स्टेट एक्स है, वो अपने वहाँ के सिटीजन के लिए कुछ अलग प्रावधान कर सकता है, कुछ अलग रिजर्वेशन ला सकता है, कुछ अलग मान के चलिए शिक्षा नीति में या फिर किसी भी तरह के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन ला दिया तो क्या इसके अंदर आने वाले रिजर्वेशन का इसके तहत बनाए गए कानून का, बनाए गए लॉ का लाभ किया ये वाई सिटीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन का, ध्यान से देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन का जो खतरा रहता है वो डिस्क्रिमिनेशन का खतरा ड्यूअल पॉलिटी में बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्स के तहत किए गए प्रावधान के अगर स्टेट एक्स अपने लिस्ट से अगर किसी भी तरह का प्रावधान करता है, कोई भी लॉ बनाता है, वो सिर्फ अपने राज्य के सिटीजन के लिए होगा, न कि अन्य राज्य के सिटीजन के लिए होगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन का जो भावना होता है, डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है। इसी के चलते इंडिया में जो है कि सिंगल सिटीजनशिप रखा गया, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रखा गया। अब देखिए जो यहाँ से अब आता है कि यहाँ से प्रॉब्लम आखिर जो होता है वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का है। डिस्क्रिमिनेशन के चलते ही इंडिया में फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी यूएसए के जैसे सिंगल सिटीजनशिप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रखा गया, सिंगल सिटीजनशिप रखा गया। अब अगर देखा जाए कि इंडिया में जो भी अपना राइट्स मिलता है, जो भी फंडामेंटल राइट्स मिलता है, क्या वो राइट्स इंडिया के हर एक नागरिक को एक बराबर मिलता है, और क्या वो राइट्स एब्सोल्यूट है या फिर उसके साथ कोई किसी ना किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है। तो अपने वहाँ जो हर एक तरह के नागरिकों को, इंडिया में रहने वाले हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा। इसमें भी लिमिट है, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि सिंगल सिटीजन के तहत अभी हमने आपको बताया कि सिंगल सिटीजनशिप में का जो सिंपल मतलब होता है वो कि हर एक नागरिक को इंडिया में रहने वाले, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो, उसे एक बराबर अधिकार मिलेंगे, एक बराबर राइट्स मिलेगा। इसमें क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इसके पीछे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसके पीछे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या बात करता है, ध्यान से देखिए आर्टिकल नंबर 16 को। आर्टिकल 16 को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है कि किसी भी तरह का अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, अगर सरकार अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का वैकेंसी निकालता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत किसी भी तरह का अगर एम्प्लॉयमेंट की भर्ती निकाली जा रही है, उस भर्ती में एक जो आता है टर्म, वो आता है रेसिडेंस का। वो आता है रेसिडेंस का। रेसिडेंस का मतलब जो क्वालिफिकेशन होता है, हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन डाले जाएंगे। क्वालिफिकेशन कुछ ग्रेजुएशन का, कुछ उनके एजुकेशन का होता है, कुछ उनके हाइट हो सकता है, उनके बॉडी से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन हो सकता है। साथ में जो आर्टिकल 16 के तहत एक टर्म आता है रेसिडेंस, इसे भी क्वालिफिकेशन के तहत कोई भी राज्य डाल सकता है। रेसिडेंस कहने का मतलब कि अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो वैकेंसी निकाला जा रहा है उसमें इस बात का डिटेल रहेगा कि वो व्यक्ति एक किसी राज्य का, मान के चलिए एक राज्य का सिक्किम कह लीजिए, कि वो इस वैकेंसी का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं जो सिक्किम के रेसिडेंस हैं, यानी सिक्किम में रहने वाले। तो उस रेसिडेंस का भावना, अगर उसमें रेसिडेंस के लिए रिजर्वेशन अगर आ गया तो क्या यहाँ पे ये फंडा काम कर पाएगा? नहीं काम करेगा। तो ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन काम कर जाता है कि वो उस समय अगर कोई व्यक्ति ये चाहे सिक्किम में
सिक्किम का अगर रेसिडेंशियल उन्हें क्वालिफिकेशन उसमें डाला गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के वैकेंसी में, और अगर ये कोई चाहे कि यूपी में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर उसका लाभ ले ले और इस बात का दावा करे कि सिंस वी आर लिव इन अ फेडरल सिस्टम इन विच अ सिंगल सिटीजनशिप एक्ट, देन वाई आई शुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर दावा करता है तो ये दावा उसके लिए खारिज कर दिया जाएगा। तो इसमें इस बात का क्या आता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल नंबर 15 को अगर देखा, और देखिए यहाँ रेसिडेंस के लिए ही, सिंस आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर न रिकॉल कर पा रहे हो तो उस वीडियो को देखिए। अगर उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप का जो भी प्रावधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिटीजनशिप किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप आता है। यूनियन लिस्ट में रहने का मतलब कि इस पे जो भी लॉ या जो भी प्रोविजन होगा वो कौन करेगा, प्रोविजन करने का जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है, और वो लॉ क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। और इसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 में जो एक वर्ड आता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस, यहां पे आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस कहने का मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत जब रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन के रूप में लाया गया, उस समय पार्लियामेंट ने एक लॉ पारित किया जो था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 के तहत। और इसी एक्ट के तहत इस बात का रिस्ट्रिक्शन डाला गया कि हर एक व्यक्ति उस चीज में अपने आप को शामिल करने का दावा नहीं करेगा जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन दिया गया हो। ठीक, आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 का भी जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। आर्टिकल 15 में होता क्या है कि इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, रेस से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, इन सब मुद्दों पे उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसमें जो ग्राउंड होता है रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, सेक्स का, प्लेस ऑफ बर्थ का, उसमें एक वर्ड का अगर जिक्र नहीं किया गया है, वो क्या है, रेसिडेंस का। इस बात का वहां जिक्र नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का रेसिडेंस के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसी के तहत आर्टिकल जो 16 है वो रेसिडेंस क्वालिफाई कर सकता है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जो आर्टिकल 15 है वो रेसिडेंस क्वालिफाई किसमें करता है, एजुकेशनल डिस्प्यूट, एजुकेशनल मैटर में। अगर मान के चलिए कि कोई भी राज्य अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाली यूनिवर्सिटी को, अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में अगर फी कंसेशन का वैल्यू अगर डाले, किसी भी तरह का रिजर्वेशन का एडमिशन के तहत अगर कोई प्रोविजन लाए, तो उस प्रोविजन के तहत ये बात वैलिड होगा कि उस रिजर्वेशन में आने वाले किन किन बच्चों को, किन किन लोअर कास्ट कहने का मतलब कि अगर किसी भी तरह के अगर दबे कुचले वर्ग के अगर कोई है SC ST का, उनके साथ अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन का अगर प्रावधान किया जाए वो वैलिड होगा इस आर्टिकल 15 के तहत, जो इस बात का थोड़ा सा खंडन करता है। तो एक यहाँ का रिस्ट्रिक्शन, तो एक वन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शन तो एक ये आ गया आर्टिकल 15। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 के तहत इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इन एनी कॉर्नर ऑफ आवर इंडिया। यानी कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में व्यक्ति को घूमने और वहाँ सेटल होने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन साथ में वहाँ एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अगर ट्राइबल एरिया में जाकर बसना चाहे, ट्राइबल एरिया में जाने और स्टे करने का जो अधिकार है, टू मूव एंड स्टे, ये अधिकार हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। यानी कि इस बात का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति ट्राइबल एरिया में मूव एंड स्टे नहीं कर सकता। और चूंकि आर्टिकल 19 में ये बात साफ साफ कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को भारत के हर एक किसी भी पार्ट में घूमने और वहाँ सेटल होने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है। तो यहाँ से वन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के जो रेस्ट्रिक्शन काम करते हैं वो है आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के तहत। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप का टॉपिक था वो क्लियर हुआ।
और हम आते हैं ओसीसी के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। देखिए ओसीसी होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम पहले डिटेल में समझते हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में आएंगे। ओसीसी का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये पहले ओसीसी, पहले ओसीआई और ओसीआई हुआ करता था, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब जो 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओसीआई और पीआईओ इन दोनों को मिलाकर, दो तरह का पहले प्रावधान हुआ करता था, इन दोनों को मिलाकर 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मिलाकर ओसीसी बना दिया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए ओसीसी आखिर होता क्या है। आपने एक टर्म सुना होगा एनआरआई। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक तो इंडियन टर्म है और एक है नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले देखते हैं एनआरआई होता क्या है, और यहीं से हम अपने ओसीआई वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एनआरआई है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि वो भले एनआरआई है, एनआरआई सिंपल, आपने इस बात को तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि एनआरआई किसी दूसरे देश में, विदेश में रहते हैं, लेकिन वो विदेश में रहने के बावजूद भी है क्या? इंडियन है। इंडियन का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास नागरिकता तो इंडिया का है, नागरिकता है अपने देश का, इंडिया का, लेकिन वो इंडिया में न रहकर किसी फॉरेन कंट्री में लंबे समय के लिए रह रहा है। वो रहने का कारण एक तो हो सकता है स्कूलिंग, मान के चलिए कि वो पढ़ने के लिए गया हो, दूसरा मान के चलिए कि जॉब के कारण गया हो, तीसरा मान के चलिए कि बिजनेस पर्पज से गया हो, या फिर अदर कोई भी मैटर हो। इस मैटर में अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहता है लंबे समय तक, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल के लिए, लेकिन वो अभी भी है क्या? इंडियन। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ का पासपोर्ट ले लिया है या वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है वो अभी भी इंडियन, लेकिन इंडिया में न रहकर किसी विदेश में रह रहा है, तो उसे हम कहते हैं एनआरआई। और इसी एनआरआई के तहत एक और जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति इंडिया में है और इंडिया से किसी विदेश में जा रहा है तो वो इंडियन सिटीजन, लेकिन उसे विदेश में जाने के लिए जो 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो 2 डॉक्यूमेंट क्या है? एक है पासपोर्ट, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पासपोर्ट, और एक होता है वीजा। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात का गारंटी देता है कि फ्रॉम वेयर ऑफ विच स्टेट यू आर अ सिटीजन, यानी कि आप किस देश के नागरिक हैं, जिस देश के आप नागरिक हैं। अगर हम इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, हम इस समय नागरिक हैं इंडिया के, तो हमारे पास जो पासपोर्ट होगा वो इंडिया का होगा, इंडियन सिटीजनशिप का। लेकिन अगर वो व्यक्ति विदेश में जाना चाह रहा है, तो विदेश का सरकार, जिस देश में वो जाना चाह रहा है, वहाँ की सरकार इस पासपोर्ट पे वीजा लगाती है, और ये वीजा इस बात का गारंटर है कि इंडिया से व्यक्ति अगर जा रहा है अमेरिका में, तो अगर ये पासपोर्ट और वीजा को लेकर जा रहा है, तो वो वहाँ पे एक लीगल जो माइग्रेंट होगा, लीगल वहाँ पे जाने के लिए वैध होगा। तो अब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट और वीजा लेकर एनआरआई बनकर गया विदेश में, 8 साल 10 साल रहा वहाँ पे, उसके बीच अगर उसके पास वीजा यहाँ से जाते वक्त अमेरिका सरकार ने उसे अगर वीजा दिया हुआ है, मान के चलिए कि अगर 2 साल का, 2 ईयर्स का अगर वीजा है, तो अगर उसे लीगल माइग्रेंट बनकर वहाँ रहना है, तो 2 ईयर्स के बाद हर 2-2 साल के बाद उसे अपने वीजा को एक्सटेंड कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। अब अगर हर 2-2 साल पे वो रिन्यू कराता जा रहा है, अगर सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये हमारे देश के लिए लीगल है, इससे हमारे देश को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होने का डर नहीं है, तो इसे एक स्पेशल कार्ड प्रोवाइड करा देता है, जो होता है क्या? ग्रीन कार्ड। शायद इसका नाम आपने सुना हो, ग्रीन कार्ड दे देता है। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रीन कार्ड इस बात का गारंटी देता है कि आप अब अपने देश से, इंडिया से हमारे वहाँ किसी भी समय आ सकते हैं, घूम सकते हैं, परमानेंट स्टे का एक तरह से परमिशन दे देता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिल गया, अगर वहाँ का देश ने उसे ग्रीन कार्ड दे दिया, इसका मतलब कि अब उसे वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। एनी टाइम जब भी वो चाहे अपने देश से वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए, परमानेंट स्टे के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए वो बिंदास जा सकता है और वहाँ रह सकता है। अब उसे किसी भी तरह के वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन कार्ड ही उसके लिए काफ़ी है। अब देखिए, यानी कि
ग्रीन कार्ड का सिंपल मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर इंडिया से विदेश में कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसे एक वहाँ के गवर्नमेंट एक ऐसे कार्ड का प्रोविजन कर देता है, एक ऐसा कार्ड प्रोवाइड करा देता है जो इस बात का गारंटर है कि आप एनी टाइम हमारे देश में आ सकते हैं, रह सकते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर कुछ लिमिट के तहत वो लगभग वहाँ का हर एक काम वहाँ कर सकता है जो वहाँ के एक नागरिक करते हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रिक्शन आता है, उस रेस्ट्रिक्शन को हम देखेंगे अभी। अब रहा ग्रीन कार्ड, यहाँ से देखिए अब जो अपने वहाँ ओसीसी का प्रावधान है वो लगभग लगभग इस ग्रीन कार्ड के ही जैसा है। सिमिलरली ओसीसी आता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। जैसे ग्रीन कार्ड इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को अगर विदेश में जाना है तो इस बात के लिए होता है ग्रीन कार्ड कि उस देश में वो व्यक्ति परमानेंट स्टे करेगा। लेकिन ओसीसी क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, नागरिक तो इंडिया का है, सिंपल समझिए एनआरआई के लिए है, तो वो इंडिया का ओरिजिन पहले था लेकिन अब वो विदेश में जाकर वहाँ का नागरिकता ले लिया है, यानी कि उसका जो पहले से जो सिटीजनशिप था, बाय डिसेंट कहिए या बाय बर्थ कहिए, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके पति या पत्नी अगर इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का नागरिक है, और वो व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है, उसके पास विदेश का पासपोर्ट है, विदेश का अगर वो नागरिक है, तो अगर वो इंडिया में आना चाहे तो भारत सरकार ने ओसीसी का प्रोविजन किया हुआ है। पहले हुआ करता था ओसीआई और पीआईओ, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को का जो कार्ड था वो कार्ड इसके लिए प्रोविजन करता था। लेकिन अब जो 2015 का जो एनडीए गवर्नमेंट आई उसने उन दोनों प्रोविजन को, किसको, ओसीआई और पीआईओ को मिलाकर ओसीसी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बनाया। और यही ओसीसी इस बात का प्रोविजन करता है, इस बात का गारंटी देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश का नागरिक है और पहले वो इंडिया का नागरिक था, यानी कि फॉरेनर्स हैविंग इंडियन ओरिजिन, भारत के वो मूल हैं लेकिन इस समय उनके पास जो नागरिकता है, जो पासपोर्ट है वो विदेश का है, वो व्यक्ति अगर इंडिया में आकर रहना चाह रहा है, इंडिया में आकर सेटल होना चाह रहा है, घूमना चाह रहा है, तो उसे भी अगर उसके पास ओसीसी कार्ड है तो उसे किसी भी तरह का वीजा का आवश्यकता नहीं है, एनी टाइम वो आ सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। और इंडिया में भी उसे लगभग हर काम करने की छूट होती है जो इंडिया का नागरिक कर सकता है। थोड़ा सा उसमें कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को अभी देखते हैं। कुछ ओसीसी के बारे में कुछ आइडिया लगा, आगे देखते हैं। अब इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे कैसे ओसीसी को लाया गया, ओसीआई पीआईओ क्या था, इसको अब देखते हैं। देखिए जो सन 2000 के सितंबर 2000 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया में है उसने एक कमेटी बनाया, जो कमेटी सिंघवी कमेटी थी। सिंघवी कमेटी बनाई और इस सिंघवी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, एलएम सिंघवी। यानी एलएम सिंघवी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को इस बात का उन्हें जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा का मतलब कि इंडिया में जो भी प्रवासी आ रहे हैं विदेश से, उन प्रवासियों के कंडीशन को, उन प्रवासियों से अपना इंडियन रिलेशन है, इस बात के बारे में आप स्टडी करिए और इसके तहत इससे रिलेटेड अलग अलग जो रिकमेंडेशन है, कानून बनाने का जो प्रोविजन है उसके बारे में आप रिकमेंड करिए। ये जिम्मेदारी दिया गया सिंघवी को और इस बात का उन्होंने स्टडी करके, अध्ययन करके और लगभग जनवरी 2002 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने रिकमेंड क्या किया कि आप जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का बना था, उस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट करिए। और अमेंडमेंट किस बात के लिए करिए कि जो व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि इसके तहत जो रिकमेंडेशन किया गया वो क्या था, पीआईओ को ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान करने के लिए, ड्यूअल सिटीजनशिप। अब पीआईओ हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, पीआईओ वो होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो यहाँ के भारत के मूल तो हैं लेकिन फिलहाल वो विदेश में रह रहे हैं, विदेश का उनके पास नागरिकता है, वहाँ का उनके पास पासपोर्ट है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन ओरिजिन है और विदेश में रह रहा है वो कहलाएगा क्या, पीआईओ। और
जो सिंघवी कमेटी था, वो सिंघवी कमेटी 2002 के जो रिपोर्ट उसने सबमिट किया, उसके तहत जो रिकमेंडेशन करने के लिए क्या कहा कि आप क्या करिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 1955 में अमेंडमेंट करके जो पीआईओज हैं, उन पीआईओज को ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया जाए। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से आ रहा है, वहाँ का अगर नागरिक है, तो उसे इंडिया में भी नागरिकता दिया जाए, इंडिया में भी रहने का व्यवस्था किया जाए। क्या किया सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 के साथ अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट हुआ वो 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और जो लाया गया जो अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, और इसके तहत जो अमेंडमेंट लाया गया वो क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पीआईओ है, पीआईओ अगर विदेश से इंडिया में आ रहा है, तो उसे एक कार्ड दिया जाएगा, उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो जो डॉक्यूमेंट क्या होगा, ओसीआई, ओसीआई का प्रोविजन किया गया। और इस ओसीआई कार्ड को लेकर वो इंडिया में जब तक चाहे परमानेंट स्टे से लेकर घूमना फिरना सब कर सकता है। और ओसीआई कार्ड को जो प्रावधान किया गया वो सिर्फ पीआईओ के लिए किया गया, और पीआईओ भी कौन होंगे, 16 कंट्रीज, ओसीआई फॉर पीआईओज ऑफ 16 कंट्रीज। और ये भी 16 कंट्रीज का जो प्रावधान था, इस 16 कंट्री में दो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी कि जो 16 कंट्री आएंगे वो 16 कंट्रीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस बात की परमिशन नहीं दी गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ओसीआई के कैटेगरी में नहीं रखा गया। यानी कि इस अमेंडमेंट में सिंपल किया क्या गया कि प्रोविजन ऑफ ओसीआई फॉर द पीआईओज ऑफ 16 कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर लगभग 16 देशों के पीआईओज के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ओसीआई का प्रावधान किया गया। इस ओसीआई कार्ड के तहत ओसीआई डॉक्यूमेंट को लेकर वो इंडिया में विदाउट वीजा आ सकते हैं, घूम सकते हैं, परमानेंट स्टे का उन्हें छूट दे दिया गया। अब उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक और लाया गया 2005 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब प्रावधान क्या किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 कंट्रीज का पहले प्रावधान था, इस 16 कंट्रीज के जगह कर दिया गया ऑल कंट्रीज। यानी कि अब जो पीआईओज हैं वो किसी भी देश से आ सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, और इस ओसीआई प्रोविजन का लाभ ले सकते हैं। ओसीआई प्रोविजन के तहत जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करके विदाउट वीजा इंडिया में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, परमानेंट स्टे कर सकते हैं। एक तो ये रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। और यहाँ से जो अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया वो आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। जो ये सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, ये आया एनडीए गवर्नमेंट ने लाया था। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, एनडीए गवर्नमेंट जब 2014 में जो नरेंद्र मोदी का सरकार बना था, तो 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बना, 2015 में इसका अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट के बाद इसमें सिंपल अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो दो प्रावधान थे, एक था ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड पीआईओ का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों प्रोविजन को मर्ज करके एक प्रोविजन कर दिया गया। वो प्रोविजन क्या हुआ, ओसीसी, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया। इसी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी व्यक्ति इंडिया में आ सकता है, रह सकता है, अगर वो इंडियन ओरिजिन है, विदेश का नागरिक है, उसके पास पासपोर्ट होगा विदेश का, लेकिन वो इंडिया में इस ओसीसी कार्ड को लेकर इंडिया में आ सकता है, घूम सकता है विदाउट वीजा। अब आगे चलते हैं। आगे जो देखिए, अब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति ओसीसी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, ओसीसी डॉक्यूमेंट वो ले लिया, और ओसीसी डॉक्यूमेंट के तहत वो इंडिया में आ गया। अगर वो ओसीसी डॉक्यूमेंट के तहत वो इंडिया में आता है, तो फिर उसके पास किस किस तरह का उन्हें राइट्स होंगे, उन्हें ओसीसी लेने का जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, वो अपने ओसीसी को त्यागने का जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, इसको अब देखते हैं। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीसी होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में ओसीसी प्रोविजन के तहत किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, इसके लिए जो प्रावधान है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर वो फुल एज का है, फुल कैपेसिटी का है, यानी कि अगर वो 18+ का है और वो इंडिया का ओसीसी कार्ड होल्डर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने देश में, जिस देश में
रह रहा है वहाँ का वो नागरिक है और पहले वो इंडिया का नागरिक था, वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ओसीसी कार्ड होल्डर बन सकता है। और अगर वो व्यक्ति इस प्रोसेस के थ्रू ओसीसी कार्ड होल्डर बना है तो उस व्यक्ति के सभी माइनर चिल्ड्रन, उस व्यक्ति का अगर वो पुरुष है तो उसका पत्नी, अगर वो महिला है तो उसका पति, यानी कि पति पत्नी भी आपस में इंडिया का कार्ड होल्डर गेन कर सकते हैं। उस व्यक्ति का माइनर चिल्ड्रन यहाँ का ओसीसी कार्ड होल्डर गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो क्या है कि वो व्यक्ति फुल एज का होना चाहिए, फुल कैपेसिटी का होना चाहिए, इंडिया का पहले वो नागरिक था लेकिन अब वो विदेश का नागरिक है, वो व्यक्ति ओसीसी कार्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं। अब बात आती है कि उन्हें किस किस तरह का अधिकार दिया जाए। अधिकार उन्हें जो अधिकार उन्हें नागरिकों के पास था वो सारे अधिकार दे दिए गए, साथ में कुछ लिमिटेशन के साथ। उस लिमिटेशन को हम देखते हैं कौन कौन से अधिकार, लिमिटेशन का मतलब कौन कौन से अधिकार ओसीसी कार्ड होल्डर के पास नहीं होता है, उस अधिकार को देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत उन्हें नहीं रखा गया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ओसीसी कार्ड होल्डर है, विदेश से आया हुआ है, वो अगर किसी राज्य में रह रहा है या इंडिया में रह रहा है तो इंडिया के थ्रू निकाले गए एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट का किसी भी वैकेंसी में नागरिकों के बराबर अपने आप को नहीं रख सकता, नागरिकों के बराबर उसका लाभ नहीं ले सकता। तो एक तो कंडीशन ये है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत उसे नहीं रखा गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं उठ सकता, वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तीसरा, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के रूप में उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि वो व्यक्ति इंडिया में वोटिंग राइट उसे नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकता। दे कुड नॉट बी रजिस्टर देमसेल्फ इन द वोटर लिस्ट ऑफ इंडियन एनी टाइप ऑफ वोटर लिस्ट। एंड जो नेक्स्ट है, वो व्यक्ति लोकसभा का अपने आप को मेंबर नहीं बना सकता, लोकसभा का मेंबर उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जो नेक्स्ट है कि वो व्यक्ति किसी भी राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद है या विधानसभा है किसी राज्य का, उस राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के मेंबर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वो मेंबर नहीं बन सकता।